नमस्कार, द वॉइस न्यूज़ से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वलसाड में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों का जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया निरीक्षण। फतेह ट्रॉफी DNH-DD अंडर 17 टेस्ट टूर्नामेंट 2024 का हुआ समापन। वलसाड जिले की सभी अदालतों में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। 2, 4 और 8 पहिए वाले वाहनों के लिए सिलेक्टेड नंबरों की नीलामी करेगा वलसाड RTO। मौसम विभाग के पूर्वानुमान का दमन समुद्र तट पर नहीं दिखा कोई असर। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर ठेकेदार की लापरवाही वाहन चालकों के लिए होगी जानलेवा। दमन में कार पर खड़े होकर स्टंट करने वाले युवक की पुलिस कर रही है तलाश। अब समाचार विस्तार से। वलसाड के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 जून को होने वाली मतगणना से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष ओक ने किया निरीक्षण। 26 वलसाड लोकसभा सीट में शामिल 7 विधानसभा सीटों की मतगणना में महज 2 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में जिला निर्वाचन तंत्र की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आने वाली 4 जून को सुबह 8 बजे वलसाड के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में होने वाली मतगणना के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर आयुष ओक, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कर्णराज वाघेला, निवासी अपर कलेक्टर श्रीमती अनसुया झा एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश शाह ने मतगणना की कामगिरी से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ सभी तैयारी का बारीकी से निरीक्षण कर सहायक चुनाव अधिकारी ARO और संबंधित कर्मचारियों को मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हो और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, उसके लिए आवश्यक सुझाव भी दिए थे। निरीक्षण के दौरान जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी ARO को हीट वेव को लेकर चुनाव कार्य में लगे 50 वर्ष से अधिक के कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्बुलेंस एवं मेडिकल किट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया था। द वॉइस न्यूज के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। फतेह ट्रॉफी DNH-DD अंडर 17 टेस्ट टूर्नामेंट 2024 का रोमांचक फाइनल मैच के साथ हुआ समापन। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के लिए DNH स्पोर्ट्स क्लब और कस्तूरी क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित फतेह ट्रॉफी DNH-DD अंडर 17 टेस्ट टूर्नामेंट 2024 का समापन 30-31 मई को कस्तूरी क्रिकेट ग्राउंड पर किया गया। इस मौके पर नरोली अंडर 17 और दादरा अंडर 17 के बीच रोमांचक फाइनल मैच खेला गया। इस टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। सिलवासा अंडर 17, खानवेल अंडर 17, दमन अंडर 17, दीव अंडर 17, दादरा अंडर 17 और नरोली अंडर 17। कुल 6 लीग मैच और 2 सेमीफाइनल के बाद नरोली अंडर 17 और दादरा अंडर 17 के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें दादरा अंडर 17 ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने नई गेंद से शानदार शुरुआत की और नरोली अंडर 17 को 12-3 पर रोक दिया। हालांकि नरोली अंडर 17 के कप्तान रुष पारीछा और आर्य पटेल के बीच चौथे विकेट के लिए 132 रनों की मजबूत साझेदारी ने नरोली को वापसी दिलाई। नरोली अंडर 17 की टीम आखिरकार 247 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें कप्तान रुष पारीछा ने शानदार 167 रन बनाए। दादरा अंडर 17 के लिए अर्पित ने 4 विकेट लिए, जबकि आयुष यादव और अंकित यादव ने 3-3 विकेट लिए। जवाब में दादरा अंडर 17 ने 259 रन बनाकर 12 रनों की मामूली बढ़त हासिल की। दादरा अंडर 17 के विकेटकीपर बल्लेबाज हम्माद सैयद ने शानदार 110 रन बनाकर दादरा को बढ़त दिलाई। नरोली अंडर 17 के आर्या पटेल ने पहली पारी में 4 विकेट लिए। दूसरी पारी में नरोली अंडर 17 की टीम 128 रन पर आउट हो गई, जिससे दादरा अंडर 17 को 117 रन का लक्ष्य मिला। नरोली अंडर 17 के लिए पृथ्वीराज सुरेश दानवल ने 51 रन बनाए और अंकित यादव ने 6 विकेट लेकर नरोली को रोक दिया। 117 रनों का पीछा करते हुए दादरा अंडर 17 की टीम 68 रन पर आउट हो गई।
दूसरी पारी में 6 विकेट लेने वाले अभिनव पाल की अगुवाई में नरोली अंडर 17 की शानदार फील्डिंग और गेंदबाजी ने उन्हें रोमांचक जीत दिलाने में मदद की। नरोली अंडर 17 ने मैदान पर जबरदस्त जुनून, प्रतिबद्धता और विश्वास दिखाते हुए मैच 48 रन से जीत लिया। फाइनल मैच के बाद तमाम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। आपको बता दें कि इस आयोजन को हवेली फाउंडेशन, DNH स्पोर्ट्स क्लब, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव और कस्तूरी क्रिकेट एकेडमी द्वारा गर्व से समर्थन दिया गया। DNH स्पोर्ट्स क्लब का जो हमने स्थापना की थी 2 साल पहले, तभी से हमारा एक एम था कि दादरा नगर हवेली को नेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहिए। उसी के लिए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, नेशनल नॉर्म्स हैं, उसके बेसिस पे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन दादरा नगर हवेली में हैं उनको सपोर्ट करें, उनको प्लेटफॉर्म दी जाए और उनको नर्चर किया जाए। उसी के लिए हमने DNH स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना की थी। हमारे सारे मेंबर जो यहाँ मौजूद है, यहाँ नहीं भी मौजूद है, वो सारे इसी कार्य में जुटे हुए हैं पिछले 2 साल से। हमने लगातार बीच में लास्ट ईयर भी हमने सीज़न क्रिकेट टूर्नामेंट करी थी, T20 करी थी, इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स करी है हमने, अदर स्पोर्ट्स में भी टूर्नामेंट्स करी है हमने, फुटबॉल एकेडमी, DNH फुटबॉल एकेडमी भी हमने स्टार्ट करी है और 1 अप्रैल से स्टार्ट करी है। तो इस तरह से हम लोग सारे स्पोर्ट्स में DNH को एक नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देने की कोशिश में है और इसी में हवेली परिवार भी हमारे साथ ये फतेह ट्रॉफी के थ्रू जुड़ा है। और जो अंडर 17 क्रिकेट टूर्नामेंट है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स पे खेला गया पिछले 18 तारीख से यहाँ पे, और टोटल 9 लीग मैचेस के बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले गए और बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसमें ये जेंडर न्यूट्रल टूर्नामेंट था जिसमें फीमेल्स ने भी बॉयज़ के साथ, मतलब गर्ल्स ने भी बॉयज़ के साथ टूर्नामेंट में कंधे से कंधा मिला के पार्टिसिपेट किया। एक फीमेल गर्ल ऋषिका मांगेला करके एक गर्ल जो थी, जो खुद एक बैट्समैन थी और विकेट कीपिंग बैट्समैन थी, तो उन्होंने सारी मैचों में विकेट कीपिंग किया और बैटिंग भी की। तो एक हमारे लिए एक बहुत ही उम्दा उदाहरण उन्होंने दिया है कि आज लड़के और लड़कियां दोनों कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकते हैं। DNH स्पोर्ट्स क्लब कस्तूरी क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित इस अंडर 17 2-डे टेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारी फाउंडेशन ने हमने बस एक सपोर्टर के रूप में भूमिका निभाई। हमने इनके साथ इकरार किया है कि हम फतेह ट्रॉफी के नाम से इस प्लेटफॉर्म को लगातार चलाते रहेंगे। इसमें उद्देश्य बहुत सिंपल है कि हमारा जो सही मायने में आपने जैसे कहा कि नींव रखने वाला जो एक तबका है, उनको हम प्रमोट करना चाहते हैं, उनका क्रिकेटिंग टैलेंट और निखारना चाहते हैं, उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि कहीं दूसरी पहले की जनरेशन्स को यहाँ पर मिल नहीं पाया कोई ना कोई कारण से। हम चाहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक यहाँ से निखर कर जाए और हमारे प्रदेश का नाम करें। यही अपेक्षा करते हैं कि देश का भी नाम करें। हमने ये जो फतेह ट्रॉफी है ये 1.5-2 महीने पहले अनाउंस की थी। इसमें प्लेयर रजिस्ट्रेशन हुआ, सिंगल प्लेयर रजिस्ट्रेशन, एवरी प्लेयर कैन रजिस्टर, और उसमें गर्ल्स और बॉयज़ कोई भी रजिस्टर कर सकता था। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव के प्लेयर अंडर 17, तो उन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन किया, वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए। उसके बाद हमने वो प्लेयर्स को डिवाइड किया 6 टीमों में, और ये जो 6 टीमें थी वो मिक्स टीम थी। ग्रेडिंग करके हमने प्लेयर्स को डिवाइड किया ताकि सारी टीम एक तरीके की स्ट्रेंथ की हो और सब में सही बैट्समैन, सही बॉलर सब मिले, फास्ट बॉलर, स्पिनर। और वो 6 टीम का नाम हमने रीजन वाइज दिया, दमन, दीव, सिलवासा, नरोली, दादरा, खानवेल। इसी ध्येय से कि फ्यूचर में जब ये टूर्नामेंट सालों साल चले तब यहाँ के लोग, जो रीजन के लोग, उससे कमिटमेंट और उससे एक अटैचमेंट को रिलेट कर सके और सपोर्ट बेस बने। और वो विजन से हमने ये नाम रखे हैं। तो ये जो आपने देखा कि टीम नरोली जीती है वो भी मिक्स टीम ही थी, उसमें नरोली के 2-3 प्लेयर थे। टीम दादरा जो रनर अप हुई, इसमें 6 टीम थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, नरोली, दादरा, सिलवासा, दमन, दीव और खानवेल। ये 6 टीम को 3-3 के 2 ग्रुप में डिवाइड किया। उसमें ग्रुप स्टेजेस पे मैच हुई, कस्तूरी पे, आलोक स्टेडियम पे, साइली स्टेडियम पे सेमीफाइनल, कस्तूरी पे सेमीफाइनल। ऐसे
हर वेन्यू पे 3 वेन्यू में 3 मैच खेले गए, 9 मैच अलग अलग वेन्यू पे खेले। ये भी हमारा एक सोचा समझा विज़न था कि सब प्लेयर्स को अलग अलग जगह पे जाके खेलना होता है, यहाँ ही नहीं और कहीं पे भी। नॉर्थ में जाना है ठंड होती है, साउथ में जाना है ज़्यादा पसीना वाली मॉइस्चर रहता है, धूप रहती है, तो वो सारी जगह पे जाके उनको खेलना है। इसलिए हमने 3 अलग अलग वेन्यू 3 अलग अलग चीज़ पे खेली। तो वो सारी चीज़ विज़न था हमारा। ये चीज़ जैसे कि अभिषेक ने हवेली फाउंडेशन के थ्रू हमारे साथ जुड़े और फतेह ट्रॉफी नाम रखा, उन्होंने 5 साल का कमिटमेंट दिया। ये बहुत बड़ी बात है, 5 साल तक वो ये नाम को स्पॉन्सर करेंगे और हमारा भी यही सिस्टम है कि 5 साल के बाद भी यही नाम रहेगा। मुझे तो पता है कि वो 5 साल के बाद भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर नहीं भी किया तो भी वही नाम रहेगा, वही कमिटमेंट है उनका। तो हमारा भी यही है और हमारा मेन मोटो, जैसे हमारे प्रेसिडेंट सर ने बताया कि हमारा मेन मोटो ये है कि हम ये ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट ही नहीं, सारे स्पोर्ट्स को, डीएनए स्पोर्ट्स क्लब इज़ अ स्पोर्ट्स एनजीओ विच विल सपोर्ट ईच एंड एवरी स्पोर्ट। हमने यहाँ पे एक ऑलरेडी फुटबॉल एकेडमी चालू कर दिया है, वहाँ पे प्रोफेशनल कोचेस हैं और वैसे ही हम हमारे 5 टेक्निकल हेड्स हैं। चेस में विक्रम मिश्रा, मतलब सभी में है, चेस, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, ये 5 में हमारे अलग अलग हेड्स हैं, स्पोर्टिंग हेड्स, जो हमारे मेंबर बन चुके हैं। लास्ट T20 ट्रॉफी में हमने अनाउंस किया। तो इसी प्रकार का विज़न है और ये फतेह ट्रॉफी हमको जैसा करना था वैसा हुआ, थैंक्स टू हवेली फाउंडेशन एंड ऑल द सपोर्ट फ्रॉम डीएनए स्पोर्ट्स क्लब एंड KCA। हमारा जो मोटो था कि बच्चों को ये प्लेटफॉर्म मिले और बच्चों ने हमारा जो हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था बच्चों से, हमने खाली प्लेटफॉर्म दिया था, लेकिन बच्चों ने हमारे जो अपेक्षा थी उससे भी बढ़कर खेले और एवरीवन हु अंडरस्टैंड क्रिकेट, जो समझते हैं क्रिकेट, उनको समझ में आया कि ये कैसा क्रिकेट है। और अभी फ्यूचर में मुझे पक्का पता है, जैसे स्नेहल भाई भी यहाँ पे है, सब जगह पे सपोर्टर सब दूर दूर से भी आ रहे हैं हमारे लिए, तो हमें पक्का पता है कि ये टूर्नामेंट आगे बढ़ के आगे जाएगा और सब बच्चों को ज़्यादा चांस मिलेगा और वही बहुत ही अच्छा खेले। दी वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कृणाल मेराई की रिपोर्ट। वलसाड जिले की सभी अदालतों में 2 जून को राष्ट्रीय लोक अदालत होगी आयोजित। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोगों को त्वरित एवं प्रभावी न्याय सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, राज्य उच्च न्यायालयों की अध्यक्षता में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और तालुका स्तर पर तालुका कानूनी सेवा प्राधिकरण समिति द्वारा विभिन्न अदालतों में लागू किया जाता है। इन लोक अदालतों में समझौते योग्य आपराधिक मामलों, दीवानी मामलों और मुकदमेबाजी पूर्व मामलों में यथासंभव शीघ्र और संतोषजनक ढंग से न्याय देने का प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा सत्ता मंडल के वर्ष 2024 के एक्शन प्लान के अनुसार और गुजरात राज्य कानूनी सेवा सत्ता मंडल अहमदाबाद के मार्गदर्शन में वलसाड जिले में भी अगली तारीख 22 जून 2024 को वलसाड जिले की सभी अदालतों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस लोक अदालत में लंबित सिविल और आपराधिक मामले जैसे आपराधिक रूप से समझौता योग्य मामले, चेक रिटर्न मामले, वैवाहिक विवाद मामले, मोटर दुर्घटना मुआवजा मामले, भूमि अधिग्रहण मुआवजा मामले, सिविल मुकदमे जैसे किराएदारी मामले, स्टे ऑर्डर, विज्ञापन एग्रीमेंट अनुपालन आदि से संबंधित मुकदमे और साथ ही रीलिटिगेशन मामले जैसे बैंक वित्त कंपनी के वसूली मामले, बिजली बिल वसूली मामले, टेलीफोन मोबाइल कंपनियों के बिल वसूली मामले आदि निपटारे के लिए रखे जाएंगे। साथ ही ट्रैफिक ई चालान की वसूली के मामले भी उठाए जाएंगे, जिनमें ई चालान का पैसा देने पर भविष्य में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, ताकि जनता इस लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठा सके और लोक अदालत के दिनांक 22 जून 2024 को संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सके और पक्षकार अपने मामले को लोक अदालत में सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहते हैं तो उन सभी लोगों को संबंधित न्यायालयों या तालुका कोर्ट अध्यक्ष या तालुका कानूनी सेवा समिति और जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल के जिला सचिव का संपर्क करने के जिला कानूनी सेवा सत्ता मंडल के अध्यक्ष ने अपील की है। इसके अलावा NALSA के टोल फ्री नंबर 15100 पर भी अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट।
वलसाड आरटीओ कार्यालय 2, 4 और 8 पहिया वाले निजी वाहनों के सिलेक्टेड नंबरों की नीलामी करेगा। वलसाड क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने मोटरिंग जनता की सुविधा के लिए पसंदीदा नंबरों के आवंटन के लिए ऑनलाइन निष्पक्ष नीलामी शुरू की है, जिसके अंतर्गत 2, 4 और 8 पहिया निजी वाहनों के नंबरों की अलग अलग नीलामी की जाएगी, जिसमें GJ15EG, GJ15EF सीरीज के नंबर 0001 से 9999 तक के निजी वाहनों के लिए 2 व्हीलर की नीलामी शुरू की गई है। 4 व्हीलर में GJ15CP, GJ15CK सीरीज के निजी वाहनों के नंबर 0001 से 9999 तक की नीलामी शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में 8 पहिया मालवाहक वाहनों में 0001 से 9999 नंबर तक के GJ15AX सीरीज के मालवाहक वाहनों के लिए नंबरों की नीलामी शुरू हो गई है। जो वाहन मालिक ये नंबर प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने वाहनों को http:/परिवहन.gov.in/fancy पर ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं और नीलामी निष्पक्ष नीलामी में भाग ले सकते हैं। उसके लिए कुछ ज़रूरी निर्देश भी जारी किए गए हैं, जो इस प्रकार है। दिनांक 10 जून को 4 बजे से दिनांक 12 जून को 3:59 तक नीलामी हेतु फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना रहेगा एवं ऑनलाइन आवेदन करना होगा। नीलामी के लिए बिडिंग दिनांक 12 जून को 4 बजे से दिनांक 14 जून को 4 बजे तक खोली जाएगी। आवेदकों को वाहन खरीदने की तारीख से 7 दिनों के भीतर CNA फॉर्म भरना होगा। जो आवेदक वैलिड CNA फॉर्म जमा नहीं करेंगे उन्हें नीलामी में असफल घोषित कर दिया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया पूरी होने के 5 दिन के भीतर पैसा जमा करना होगा। यदि आवेदक निर्धारित समय सीमा के भीतर पैसा का भुगतान करने में विफल रहता है तो उस नंबर की मूल राशि जब्त कर ली जाएगी और नंबर की दोबारा नीलामी की जाएगी। ऑनलाइन नीलामी के दौरान आवेदक को RBI द्वारा निर्धारित दर पर शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदक वाहन के सेल लेटर में सेल दिनांक से निर्धारित दिवसों के भीतर नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन कर सकते हैं। देर से आए आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद कि अरब सागर में लो प्रेशर बनने से 2 जून तक मौसम पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। अरब सागर के तट से लगे गुजरात के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। वहीं दमन, जो कि अरब सागर के तट पर स्थित है और वलसाड जिले के करीब है, वहां मौसम विभाग के पूर्वानुमान का कोई असर नहीं देखा गया है। जिस तरीके से पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा वलसाड जिले के तीथल से लेकर नारगोल सहित तमाम बीच बंद करने का आदेश दिया गया है, वहीं उसके विपरीत संघ प्रदेश दमन के मरवड़ से लेकर सी फेस जेटी और देवका तक के सभी बीच पर रोजमर्रा की तरह पर्यटकों की भीड़ देखने मिली थी। ऐसे में कल रात को समुद्र का पानी कम होने पर एक पर्यटक नशे में धुत समुद्र के अंदर जाकर सो गया था, जिसको दमन पुलिस भारी मशक्कत के बाद किनारे पर ले आई थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को लेकर न तो सिस्टम की ओर से कोई सर्कुलर जारी किया गया और न ही कोई समुद्र तट खाली कराया गया। केवल पुलिस द्वारा पर्यटकों को समुद्र तट के पास जाने से मना किया जा रहा था। हालांकि फिर भी पर्यटकों को समुद्र किनारे के करीब घूमते देखा गया था। समुद्र तट पर तूफानी हवाओं और समुद्र के खतरे के संबंध में समुद्र तट पर जाने वालों की सुरक्षा और जागरूकता के लिए समुद्र तट पर बैनर भी नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में मौसम विभाग का अभी भी 2 जून तक का पूर्वानुमान है। दमन प्रशासनिक तंत्र भी वलसाड की तरह अपने विभिन्न समुद्र तट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाएगी, ऐसी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर ठेकेदारों की लापरवाही वाहन चालकों के लिए जानलेवा बनती जा रही है। नेशनल या स्टेट हाईवे पर घातक दुर्घटनाओं के लिए मोटर चालकों की लापरवाही से गाड़ी चलाना तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जिम्मेदार सिस्टम के अधिकारियों और उसके ठेकेदारों की लापरवाही है, जिसे हर तरह के लोग नजरअंदाज कर देते हैं। वर्तमान में गुजरात महाराष्ट्र सीमा पर घोड़बंदर से अछाड़ तक नेशनल हाईवे नंबर 48 पर
वाइड कोपिंग, जिसे साधारण भाषा में आरसीसी कहा जाता है, उसका काम चल रहा है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि वाहन चालकों को कितनी सावधानी से वाहन चलाने पड़ रहे हैं। यदि वाहन चालक सावधानी से वाहन नहीं चलाएंगे तो नजर हटी दुर्घटना घटी वाली कहावत सार्थक होने में कोई समय नहीं लगेगा। संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही कब तक यूं ही चलती रहेगी, ये देखना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। दमन के नमो पथ पर चलती कार पर खड़े होकर युवक ने किया स्टंट। वीडियो वायरल होते ही पुलिस एक्शन में। वलसाड जिले से सटा संघ प्रदेश दमन गुजरात और उसके आसपास के पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। दमन के नमो पथ पर घूमने आए पर्यटकों में से एक पर्यटक ने चालू कार में कार के सनरूफ के ऊपर खड़े होकर नमो पथ का मजे लेते होने का स्टंट किया था। ऐसा स्टंट करके कार चालक और स्टंट कर रहे युवक ने अपनी और अन्य वाहन चालकों की जान जोखिम में डाल दी थी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। दमन पुलिस को वीडियो मिलते ही वह एक्शन मोड में आ गई और तत्काल यह पता लगाने लगे कि आखिर ये वीडियो है कब का और वाहन चालक ने यह खतरनाक स्टंट किया कहाँ है। मौजूदा चिलचिलाती गर्मी में केंद्र शासित प्रदेश दमन पर्यटकों के लिए पहली पसंद बना हुआ है। वलसाड जिले सहित गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ दमन की सैर का आनंद लेने आते हैं। ऐसे में दमन के नमो पथ पर सैर का आनंद लेने आए पर्यटकों में से एक कार सवार युवक रील बनाने के चक्कर में चालू कार के सनरूफ पर खड़ा हो गया। ऐसा खतरनाक स्टंट करके कार चालक ने अपनी और अन्य वाहन चालकों की जान खतरे में डाल दी थी। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जैसे ही दमन पुलिस को वीडियो मिला, उन्होंने नमो पथ और राम सेतु रोड पर सीसीटीवी फुटेज की जांच की और कार की सनरूफ पर खड़े होकर स्टंट करने वाले युवक के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। महज 9 सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद दमन पुलिस ने नमो पथ और राम सेतु रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और सीसीटीवी पर मॉनिटरिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही दमन पुलिस ने दमन के अलग अलग इलाकों में सैर सपाटे का मजा लेने आए लोगों से अपील की है कि वे खतरनाक स्टंट न करें और दूसरे वाहन चालकों को और अपनी जान जोखिम में न डालें। इस घटना के संदर्भ में दमन पुलिस ने कहा कि दमन पुलिस के पेट्रोलिंग के दौरान अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक या अन्य नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।